पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉन्गमैन नाम का बंदा सेक्ट में आ चुका था, जो यहाँ पर आने के बाद यंग मास्टर को मारकर उससे पाम टेक्निक लेना चाह रहा था ताकि वो अपनी बहन का इलाज कर सके, जिससे उसकी बहन ठीक हो जाएगी। लेकिन शियाचन आकर वहाँ पर उससे लड़ना शुरू कर देता है। उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है और फाइट में शियाचन जीत चुका था। वो उसे ऑफर देता है कि अगर वो उसकी बात मानने के लिए तैयार है तो वो उसकी बहन को ठीक कर देगा, जिस पर लॉन्गमैन मान चुका था। और उसके बाद शियाचन उसकी बहन के पास आता है, जहाँ उसे पता चला था कि इसकी बहन के अंदर तो फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन है। वो वहाँ पर उसकी फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी बहन ठीक हो जाए। और कुछ ही देर के अंदर शियाचन ने ये काम कर भी दिखाया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाचन अपने टीम के अंदर कुछ डिसाइपल को चुनना चाह रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा खास डिसाइपल होने चाहिए। तो इसी वजह से उसने एक टेस्ट रखा था कि सभी को पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। जो चढ़कर सबसे पहले शियाचन के पास आएगा वही उसकी टीम में शामिल होगा। सभी डिसाइपल पहाड़ पर चढ़ रहे थे, लेकिन शियाचन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को वहां पर से गिराया जा रहा था। सारे खतरों को पार करते हुए जो भी डिसाइपल ऊपर जाएगा वही सिलेक्ट होगा। कितने लोग ऐसे ही चढ़ते चढ़ते पैर फिसलने की वजह से गिर जा रहे थे, तो कितने लोग तो पावर की वजह से गिर रहे होते हैं। कई लोग अपने साथी डिसाइपल का साथ दे रहे थे, तो कई लोग अपने ही साथी डिसाइपल को भी वहां से फेंक रहे होते हैं ताकि वो अकेले जाकर शियाचन की टीम में शामिल हो सके। कुछ ही मिनट के अंदर तो वहां पर जितने डिसाइपल चढ़े थे उससे आधे हो गए होते, क्योंकि आधे ही वहां पर बचे थे और आधे नीचे गिर चुके थे। दो दोस्त भी होते हैं वहां पर जो दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को हिम्मत दे रहे होते हैं कि हिम्मत मत हारना, हम कैसे भी करके ऊपर जाएंगे। तभी एक दोस्त के ऊपर दूसरा डिसाइपल हमला करते हुए उसे गिराने की कोशिश करा था, लेकिन दूसरा दोस्त आकर उसे बचा लेता है। उन्हें समझ नहीं आता कि हम तो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और इन लोगों को अपना काम करना चाहिए ना, हम तो इनके ही साथी डिसाइपल है, लेकिन तब भी देखो ये हमारे साथ कितना बुरा कर रहे हैं। लेकिन दूसरा दोस्त समझा रहा था कि यही तो दुनिया का दस्तूर है, जो यहाँ पर धोखेबाजी करता है वही आगे निकलता है। चीटिंग के बगैर तो यहाँ पर कुछ चल ही नहीं सकता, इसलिए हमें कैसे भी करके बस ऊपर जाना है। एक दोस्त जो थोड़ा बड़ी हाइट का था, तो वो अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि तुम मेरे पीठ पे आ जाओ, मैं तुम्हें उठाकर ऊपर ले जाऊंगा और रास्ते में अगर कोई हमला करे तुम यहाँ पर हमला जो करेगा उसका जवाब देते जाना। इस चीज को देखकर मास्टर और शियाचन दोनों हैरान थे, क्योंकि शियाचन जो अपनी पावर की वजह से सभी को नीचे कर रहा था वो करीब सभी डिसाइपल के वजन से 20 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होने के बावजूद भी यहाँ पर वो दोस्त जो था वो अपने दूसरे दोस्त को अपने कंधे पे बिठा रहा है। बड़ी कमाल की बात है। शियाचन बस वहाँ पर उनकी पर्सनालिटी को देख रहा था कि आखिर ये किस तरह के लोग हैं, क्या अगर ये दोनों जीते तो वो उन्हें अपने टीम में शामिल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। वो जो दोस्त अपने दूसरे दोस्त को कंधे पे बिठाया था, कंधे वाला दोस्त कह रहा होता है कि मुझे अब नीचे उतार दो, मैं तुम्हारे पे बोझ नहीं बनना चाहता, हमने सभी डिसाइबल को साइड कर दिया है। लेकिन दूसरा दोस्त कहता है कि नहीं यार, टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना, हम दोनों जाएंगे ऊपर, एक साथ जाएंगे या फिर दोनों में से कोई नहीं जाएगा। तब इस चीज को देखकर शियाचन वहाँ पर एक और यहाँ टेस्ट को हार्ड बनाने के लिए कह देता है कि इस टेस्ट का जो विनर होगा वो सिर्फ एक ही बंदा होगा, दो नहीं हो सकते। जिसके बाद वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर वहाँ पर लगाने लग गया था, ये देखने के लिए कि वो दोनों दोस्त अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्या दोस्त आपस में ही भिड़ जाएंगे या फिर नहीं भिड़ेंगे। वो यही चीज देखना चाह रहा था। वही कुछ डिसाइबल जो थे वो आगे बढ़ते हुए पहाड़ के बीच में बनी एक गुफा के पास आ गए थे। मोटू डिसाइबल जो था उनमें से वो कह रहा था कि अरे वाह, लगता है मैंने यहाँ पर माउंटेन को क्रॉस कर लिया, जीतना भी क्या अच्छी वाली फीलिंग देता है, बहुत मजा आ रहा है। और भी जो डिसाइबल वहाँ पर मौजूद थे वो सभी इस चीज को देखकर घबरा रहे थे कि उनके सामने गुफा है और उसके अंदर से हलचल हो रही है। तभी गुफा के अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही घिनौना दिख रहा मेंढक बाहर आता है, जो सभी डिसाइबल को देखकर अपनी जीभ लबलबा रहा था कि वाह, मजा आ गया, इतना सारा खाना मिल गया मुझे। वो मेंढक वहाँ पर सभी डिसाइबल के ऊपर हमला करता और उनके ऊपर अपना पॉइजन डालते हुए उन्हें खाने की कोशिश कर रहा था। कई सारे डिसाइबल तो यहाँ पर उसके हमले से ही नीचे गिरते जा रहे। सभी डिसाइबल के बीच में चिल्ला पुकार हो जाता है कि ये बीज तो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये हम सबको मार डालेगा। शियाचन वहाँ पर कहता है कि अरे इतना आसान थोड़ी ना टेस्ट होने वाला था, कल मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की और मेहनत करके मैंने इस बीज को पकड़ के लाया और यहाँ पर लाने के बाद इसे छोड़ दिया ताकि वो इस टेस्ट को थोड़ा और मुश्किल बना सके। तो फिर चलो चलो जल्दी से टेस्ट पूरा करना है ना, तो इस चीज से बचते हुए ऊपर आ जाओ। जो भी मेरा डिसाइपल बनेगा वो ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जिससे अपनी जिंदगी की परवाह हो, ऐसा इंसान मुझे चाहिए जो अपनी मौत को भी साइड रखते हुए जो मैं कहूंगा मेरी बात मानने के लिए तैयार होगा। ऐसा ही डिसाइपल मुझे चाहिए। तो फटाफट से यहाँ पर जो हिम्मत करके ऊपर आ सकता है वो आ जाए और नहीं आ सकता तो यहाँ से रिटर्न चले जाए, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। कई सारे डिसाइपल को तो उस मेंढक ने ऐसे ही पकड़ पकड़ कर खा लिया था। शियाचन आगे भी कहता है कि जो भी इस टेस्ट का विनर होगा मैं उसे एक बहुत ही कमाल की स्किल दूंगा, जिसकी मदद से वो पावरफुल बन जाएगा और उसके पास अटैकिंग स्किल भी अच्छी वाली आ जाएगी। तो अगर ये चाहिए तो जल्दी जल्दी इस टेस्ट को पूरा करो।
कई सारे डिसेबल तो ऐसे ही यहाँ पर अपनी हार मान लेते कि नहीं नहीं भाई, हम यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये बड़ी खतरनाक चीज है, हम यहाँ पर इससे नहीं जीत पाएंगे। वो लोग वहीं पर क्विट करने लग गए थे और कुछ डिसेबल तो ऐसे ही मर रहे होते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई भी यहाँ पर इस बीस्ट का मुकाबला कर पाएगा। बीस्ट तो 3 दिन से भूखा था, तो फटाफट सभी को खाया जा रहा था। उन्हीं में एक डिसेबल था जो बीस्ट को देखकर घबरा जाता है और घबराने के बाद वो अपनी चाल लगाकर वहां से भाग रहा था। लेकिन बीस्ट वहां पर आता है जो उसे एक ही सेकंड के अंदर अपनी जीभ से पकड़कर खा जाता है। बड़े ही बेरहमी से वो यहाँ पर डिसेबल को मार मार कर उन्हें खाया जा रहा था। सभी बाकी डिसेबल एकदम ज्यादा दंग रह चुके थे कि नहीं, हम यहाँ पर रुके तो ये बीस्ट हमें मार डालेगा। वो बीस्ट वहाँ पर जब तक दूसरे डिसेबल के ऊपर हमला करता तो बचे हुए डिसेबल यहाँ पर दिमाग लगाकर पहाड़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उसके ऊपर चले जाए। उनका ही देखा देखी सभी बाकी डिसेबल भी यहाँ पर पहाड़ को क्रॉस करने लग गए थे। वहाँ पर वो दोनों दोस्त भी आ जाते, जो दोनों दोस्त भी बीस्ट को देखकर घबराए हुए थे। दूसरे वाला दोस्त जो पहले पीठ के ऊपर बैठा था, वो अपने पूरे पहले वाले दोस्त से कहता है कि इस बार तुम मेरी पीठ पे आ जाओ, क्योंकि हम यहाँ पर बीस्ट का मुकाबला तो नहीं कर सकते, तो इससे लड़ना भी बेकार है। हम दोनों भी यहाँ से पहाड़ के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे सभी डिसेबल पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, वो बीस्ट यहाँ पर इस चीज को देखकर भड़क जाता है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर हमला शुरू कर दिया था ताकि वो किसी को भी यहाँ से जाने ना दे और सबको पकड़कर वो खा जाए। बड़ी ही बेरहमी से वो सभी डिसेबल को वहाँ पर मारे जा रहा था। कई डिसेबल क्विट कर लेते हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई, ऐसे ही मत मारो हमें। लेकिन वो बीस्ट कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने अंदर हवा डालता है और हवा के साथ ही कई सारे डिसेबल उसके मुंह में जाते जा रहे थे। हवा के साथ साथ वो यहाँ पर अपनी जीभ का भी इस्तेमाल करते हुए आधे से ज्यादा डिसेबल को वो खा ही चुका था। बस यहाँ पर वो दोनों दोस्त अभी भी बचे हुए थे। वो मास्टर जो था वो शाओचन से कहता कि मास्टर, यहाँ पर ना ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्या हमें यहाँ का टेस्ट थोड़ा सा स्लो करना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड टेस्ट डिसेबल नहीं झेल पाएंगे। लेकिन शाओचन कहता है कि नहीं, मैं तो ये टेस्ट को और ज्यादा हार्ड बनाने वाला हूँ, कि मेरी नजर उन दोनों दोस्तों पे ही है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये टेस्ट जितना हार्ड हो सकता है उतने भी हार्ड को क्रॉस करते हुए ये दोनों दोस्त ऊपर आ पाते हैं या फिर नहीं। तो वहीं अब सिर्फ 3 डिसेबल बचे हुए थे। एक दूसरा डिसेबल होता है और बाकी के दोनों दोस्त थे। वो दोस्त को जैसे ही देखता है डिसेबल वहाँ पर उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है ताकि वो इन दोनों को मारने के बाद आसानी से पहाड़ को क्रॉस कर लेगा, क्योंकि पहाड़ की चोटी भी अब एकदम करीब ही थी। लेकिन दूसरा वाला जो दोस्त था वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस डिसेबल के ऊपर हमला करता है और हमला करने के बाद उसने उसे वहां से नीचे फेंक दिया था। अब सिर्फ ये दोनों दोस्त ही बचे थे, लेकिन जो भी ऊपर जाएगा उनमें सिर्फ एक ही सेलेक्ट होगा। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों में से कौन यहाँ पर सेलेक्ट होता है। तभी वहां पर वो बीस्ट भी आ चुका था जो इन दोनों के ऊपर ही हमला करने के लिए आया होता है। लेकिन तब यहाँ पर वो जो पहला दोस्त जिसने सबसे पहले अपने दूसरे दोस्त को कंधे पे रखा था, वो धोखेबाजी कर जाता है और वो आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे वाले दोस्त को धक्का मारते हुए नीचे गिरा देता है ताकि अकेला वो ही यहाँ पर इस टेस्ट को क्रॉस कर जाए, जिस वजह से तो अपने दूसरे दोस्त को यकीन ही नहीं होता कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसे धोखा दे दिया। और तब यहाँ पर उस बीस्ट ने उस दोस्त को खा लिया था, जिस वजह से दूसरा वाला दोस्त अकेला बच जाता है जो माउंटेन को क्रॉस करने के लिए तैयार था। और अब वो बड़ी आसानी के साथ माउंटेन को क्रॉस करते हुए ऊपर आ चुका था। वो बहुत खुश होता है कि मैंने यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा कर लिया, वाह मजा ही आ गया। वो शाओजन को जैसे ही देखता है उसे मास्टर कहते हुए ग्रीट कराता है कि अब तो आप मेरे मास्टर बन चुके हैं, मैं आपका डिसेबल हूँ, मास्टर मेरा ग्रीट आप एक्सेप्ट करो। वहाँ पर वो बीस्ट भी आ चुका था जो उस दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा भड़का हुआ होता है। शाओजन बीस्ट से कहता है कि बीस्ट तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम यहाँ पर जितने भी डिसेबल को खाए हो ना सबको बाहर निकाल दो। इसलिए बीस्ट ने सभी डिसेबल को बाहर निकाल दिया था क्योंकि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है, ये बस एक छोटा सा टेस्ट था, ना कि उनकी जान जाने वाली थी। दूसरे दोस्त का मुंह लटक जाता है कि अब तो मेरे पुराने वाले दोस्त ने मुझे देखा तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसके साथ धोखेबाजी जो की। शाओजन उस धोखेबाज दोस्त से कहता है कि अभी तक रिजल्ट साफ नहीं हुआ, इसलिए अभी मुझसे मास्टर मत कहो, मैं बताऊंगा कि इस टेस्ट का विनर कौन बना है। और टेस्ट का विनर है तुम्हारा दोस्त जिसको तुमने धोखा दिया। सबसे अच्छा वही था लेकिन आखिर में उसको भी तुमने धोखा ही दिया। जो सुनकर धोखेबाज दोस्त एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो गलत है, टेस्ट मैं जीता लेकिन फिर भी उसे विनर बना दिया गया। शाओजन को वहाँ पर यूनफई याद आ रहा होता है क्योंकि वो भी उसका दोस्त था जिसने उसे धोखा देकर उसकी जान लेने की कोशिश की थी। इसी वजह से यहाँ पर धोखेबाज को तो शाओजन कभी नहीं पसंद करता है। ऐसा ही काम इस धोखेबाज दोस्त ने भी अपने दूसरे दोस्त के साथ किया, तो शाओजन उसे कभी विनर नहीं बनाएगा। वो तो यहाँ पर उस धोखेबाज दोस्त को सेट से भी बाहर निकाल देता है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस सेट के अंदर, तुम यहाँ से जा सकते हो। शाओजन उस दोस्त को अपने साथ ले जा रहा होता है और मास्टर से कहता है कि सभी के सभी डिसेबल एंटीडोट दे दो ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। और शाओजन उस दोस्त को खुद अपने साथ ले जा रहा था ताकि वो उसे रिकवर कर सके। जिसके बाद रात को शाओजन अपने कमरे में आता है और कई सारे हर्ब्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रिफाइन करने लग गया था। वो यहाँ पर हर्ब्स की मदद से किसी तरह की पिल वगैरह या फिर कुछ बना रहा होता है, जिस वजह से तो पूरा कमरा ही उसके ऑरा से भर चुका था। जैसे मास्टर वहाँ पर आ रहा होता है जमीन पे कांटे लगे थे, यानी कि कोई भी यहाँ पर शाओजन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। काफी टाइम तक के शाओजन
यहाँ पर बस हर्ब को रिफाइन करते जा रहा था और रिफाइन करते हुए वहाँ पर पेड़ वेड़ सब लग जाते हैं, जिससे तो हर्ब्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब यहाँ पर हर्ब्स की कमी भी नहीं होगी। मास्टर पगला चुका था कि शाओचन को क्या हो गया, इसने तो इतने प्रीशियस हर्ब्स की पूरी खेत लगा दी कमरे के अंदर। इस तरह का काम करना कोई नॉर्मल बंदे का तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर लगती है और फिजिकल पावर लगती है, जो कि दोनों के दोनों परफेक्ट तरह से शाओचन के पास मौजूद है। तभी तो उसने ये कारनामा करके दिखाया। मास्टर को समझ नहीं आता कि आखिर इतने सारे हर्ब्स यहाँ पर शाओचन के पास कैसे आए। शाओचन बताता है कि मैंने अपने सेट से भी हर्ब जो निकाल लिए और अपने डिसाइपल को भेजा था ताकि आसपास से भी वो हर्ब्स ला सके। इनकी ही मदद से मैं यहाँ पर इन्हें रिफाइन कर रहा हूँ और अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर वो लड़की आने लगती है जो कि जियानमिंग का ख्याल रख रही थी। वो शाओचन से कहती है कि मैं एक आपके लिए छोटी सी खबर लाई हूँ। ये खबर जियानमिंग के बारे में ही है। जब से यहाँ पर जियानमिंग ठीक हुई है ना, वो बड़ी से बड़ी किताबों को बस 1 सेकंड के अंदर देखती है और पढ़ जाती है। उसकी मानो की नॉलेज और उसकी समझने की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि वो भविष्य वगैरह भी बता रही है। उन्होंने बताया कि कोई लाल तारा टूटेगा जो यहाँ पर तबाही लाएगा। हमें तो कुछ नहीं पता कि वो लाल तारा असल में क्या होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जियानमिंग की बातों में सच्चाई है। हमें उस लाल तारे के मैटर के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर वो चीज है क्या, वरना क्या पता अचानक से वो चीज हमारे लिए मुसीबत बन जाए। जियानमिंग अभी लाइब्रेरी के अंदर गई है ताकि पुरानी सारी किताबों के अंदर से उस लाल तारे के बारे में जानकारी हासिल कर सके कि आखिर वो चीज है क्या। मास्टर और बाकी लोग भी हैरान थे कि आखिर ये लाल तारा होता क्या है। शाओचन कहता है कि तुम ना यहाँ पर जियानमिंग जो करना चाहती है वो करने दो। मैंने भी सुना है इस लाल तारे के बारे में, जो कि बहुत खतरनाक चीज होती है। वैसे उसकी रिकवरी कैसे चल रही है, वो खुद को अच्छा महसूस कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। जिसपे वो लड़की कहती है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। जियानमिंग को बहुत अच्छे से सुधार भी आ रहा है और मैं उससे सही टाइम पे दवा देती हूँ और उसका ख्याल भी रखती हूँ। इस चीज के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से अपनी जान लगा दूंगी ताकि जियानमिंग को अच्छे से रिकवर कर सकूं। जिसपे शाओचन कहता है कि ठीक है, तुम जाकर उसका ख्याल रखो, मैं उससे मिलने के लिए आऊंगा जब तक कि मैं पूरी की पूरी तियानजिन टेरिटरी जो है सबको एक साथ मिला ना दूं। मैं सभी को एक साथ मिलाऊंगा और उसके बाद टाइम मिला तो मैं जियानमिंग से मिलने चला जाऊंगा। सभी मास्टर और वो जो लड़की थी वो ये सुनकर हैरान थे कि शाओचन तो यहाँ पर पूरी की पूरी तियानजिन टेरिटरी को एक साथ मिलाना चाहता है। कि वो सभी शाओचन के सामने सरेंडर करेंगे? ऐसा करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी उन्हें कमरे के बाहर से बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है, मानो कि कोई अजीब तरह से चिल्ला रहा हो। जैसे वो बाहर आकर देखते वहाँ पर किसी तरह का मॉन्स्टर जैसा इंसान था। वो इंसान तो दिख रहा था लेकिन आधा वो शैतान जैसा भी लग रहा होता है। उसने शाओचन और बाकियों को देखते ही उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया था। किसी को समझ नहीं आता कि अब ये कौन सी मुसीबत यहाँ पर आ गई। सभी उसके ऊपर हमला करते लेकिन किसी के भी हमले का कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। वो सभी के हमले को डिस्ट्रॉय करते हुए उनके ऊपर ही हमला कर रहा होता है। कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। वो बड़ी बेरहमी से सभी को मार रहा होता है। शाओचन भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। मास्टर जैसे उसे देखता है उसे पता चलता है कि अरे ये तो मेरा ही डिसाइपल है जिसका नाम ज़ूरोंग था। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस ज़ूरोंग को ऐसा क्या हो गया जिस वजह से मॉन्स्टर में बदल चुका है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ज़ूरोंग तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। शाओचन ज़ूरोंग को देखकर कहता है कि इसके पास ना शायद रेडियम क्रिस्टल की पावर आ चुकी है, इसी वजह से ये ऐसा हो गया, क्योंकि इस तरह की पावर मेरे सेक्ट में तो नहीं है। ये शायद कहीं और गया होगा, कहीं और से इसके पास ऐसी इविल पावर आई है। शाओचन अपने डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए ज़ूरोंग को वहां पर रोक तो लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर रेडियम क्रिस्टल किसके पास आया। रेडियम क्रिस्टल की मदद से किसी को भी आसानी के साथ कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा बंदा होगा जिसके पास इतना खतरनाक रेडियम क्रिस्टल है और उसने इस डिसेबल के अंदर डालकर इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। हमें उस इंसान से मिलना पड़ेगा वरना ये बहुत जल्दी तबाही ला सकता है। मास्टर बताते हैं कि ज़ूरोंग जो था वो कुछ दिनों पहले टास्क लेकर गया था कोंगयुन माउंटेन के अंदर। वहाँ पर उसका छोटा सा मिशन था तो वही पूरा करने गया था, लेकिन अब ये जब वहाँ से वापस आया तो ये ऐसा बन गया। जिस पर शाओचन कहता है कि ऐसा लग रहा है फिर उसी माउंटेन के पास ना इस रेडियम क्रिस्टल की पूरी खदान होगी, शायद उसके अंदर ये चला गया होगा तो इसकी ऐसी हालत हो गई है। वो मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे उसी माउंटेन के पास ले चलो, मैं उस खदान के पास जाना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर मान चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।